अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस्लामाबाद में मेरे साथ हैं साबिर शाकिर, लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी। सबसे पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। कोयटा में दहशतगर्दी, कोर्स खत्म हो जाने के बावजूद कैडेट्स को ट्रेनिंग सेंटर में क्यों रोका गया? खतरे के बावजूद मुनासिब सिक्योरिटी देना किसकी जिम्मेदारी थी? हमले के बाद ज़रबे अज़्म की कामयाबियों पर तनकीद करने वालों का क्या एजेंडा है? पनामा के मामले पर एहतसाब जरूरी है। ये शफाफियत और ईमानदारी का मामला है, हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए। करप्शन का खात्मा पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी है, IMF के सरबराह ने भी बता दिया। इमरान खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ भारत के खिलाफ चुप हैं, लेकिन मोदी पाकिस्तान को दहशतगर्द कहने का मौका नहीं छोड़ता। करप्शन और दहशतगर्दी का आपस में गठजोड़ है। हुकूमत का काम सिर्फ नवाज शरीफ को पनामा से बचाना है। डॉन की मुतनाज़ खबर, हुकूमत तहकीकात कराने में संजीदा नहीं, अहम मामले को उठाने वाले कौमी सलामती के लिए खतरा है। नवाज शरीफ के हामी मीडिया ग्रुप ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालात को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मैदान में। खुर्शीद शाह और बिलावल भुट्टो ने भी इमरान खान की तहरीक के पीछे फौज को जिम्मेदार करार दे दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम कोयटा से करेंगे। एक बड़ा अलमनाक वाक़या वहाँ पर 61 शहादतें, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि माजी में भी जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, हमला होता है, तो हमें ये बताया जाता है कि इस दफ़ा सिक्योरिटी नाकाफ़ी थी, लेकिन अब बिल्कुल हम फूल प्रूफ इक़दाम करेंगे और आइंदा ये काम नहीं होगा। इस वाक़े की तफसीलात के लिए और वहाँ पर ये जो लेक्यूनस थे ये क्या थे और बड़े सवालात उठे, क्योंकि जैसे ही ये वाक़या हुआ कोयटा में, सारी रात हम ये देखते रहे कि मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ एंकर्स ये सवाल उठा रहे थे कि ज़रबे अज़ब की कामयाबी का दावा करने वाले जो ये कहते थे कि हमने बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है दहशत गर्दों की, वो कहाँ गए? तो ये इस किस्म के सवालात और सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करना, इसकी वजूहात पर हम गौर करेंगे। और हमारे साथ शाहिदरीन जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं कोयटा के, खुसूसी तौर पर वो हमारे साथ होंगे, और क्योंकि वो इस जगह पर भी गए और हर चीज़ उन्होंने देखी, उनसे हम ये लेंगे सारी सूरत है। लेकिन मैं जो एक माजी में हॉस्पिटल में जब ये वकला का वाक़या हुआ था जिसमें बड़ी जानें ज़ाया हुई थी, तो उस वक्त जो MS ने वहाँ पे कहा था, मैं आपको वो शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के मामलात इन जगहों पर होते हैं वो थे कैसे। हमारे पास तो रवायती चौकीदार और वो है, उनके पास तो न बंदूक है न कुछ है, और हम कोशिश करें। अभी भी मैंने चीफ ऑफ आर्मी साहब से ये गुजारिश की कि आइंदा खुदा न करे अगर इस तरह के इंसिडेंट्स हुए तो उनको या तो डायरेक्ट CMH भिजवा दें या हमें ठीक ठाक सिक्योरिटी दे दें। इसी पुलिस सेंटर ट्रेनिंग सेंटर के हवाले से जहां पर यह हमला हुआ और 61 शहादतें हुई, IG जो थे FC एहसान महबूब, उन्होंने गुफ्तगू की थी सितंबर में। आइए आपको जरा वो सुनवा दें। जिस जगह हम खड़े हैं ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, सिर्फ आपके नोटिस में डालना चाहता हूँ कि यहाँ की कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, तो आप मेहरबानी करेंगे। उसमें सबसे जो प्रेसिंग है वो इसकी बाउंड्री वाल है और लोकेशन के हिसाब से उसकी सिक्योरिटी है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि उसकी मंजूरी ज़रूर फरमा दें। ये वो वज़ीर आला से बात कह रहे थे। अब वज़ीर आला का भी आपको हम जवाब सुनवा दें, सनाउल्लाह ज़हरी साहब का। IG साहब ने यहाँ पर कुछ 4 मुतालबात पेश किए थे बाउंड्री के हवाले से, तो उसकी भी मैं मंजूरी देता हूँ। हॉस्टल की तामीर के लिए फंड की, उसकी भी मैं मंजूरी देता हूँ। यानी उसकी जो हिफाजती वॉल है, जो दीवार थी, उसके बारे में बात हो रही थी। वादा आपने सुना जो किया चीफ मिनिस्टर साहब ने, लेकिन जो वहाँ पर सूरत हाल थी, अब क्या वो वादा पूरा हुआ? वहाँ पर सिक्योरिटी कैसे थी? ये सारा वाक़या कैसे हुआ? शाहिदरीन हमारे साथ हैं, और भट्टी साहब और साबिर शाकिर साहब को मैं ये कहूँगा कि जैसे ही वो महसूस करें उन्होंने कोई सवाल करना है तो वो जंप इन कर लें। पहला सवाल मैं शाहिद से करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम सलाम समी भाई। शाहिद, ये जो सारा वाक़या हुआ, हम ये जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपसे भी मेरी बात हुई कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो ना होने के बराबर थी, हालांकि थ्रेट था और ये
पता था कि ये वाकया वहाँ पर हो सकता है, लेकिन ना तो प्रॉपर सिक्योरिटी थी वहाँ पर, और एक ज़रूर इस पर बात कीजिए कि जो इतने कैडेट्स थे जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, वो वहाँ पर क्या कर रहे थे ट्रेनिंग के बाद? उनको किसने रोका, क्यों रोका, क्या मकसद क्या था? समी भाई, सबसे पहले जो आपने बात की सिक्योरिटी ना होने की, वजीर, मैं कोई एक्सजरेट नहीं करना चाहता किसी चीज़ को। वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने गुज़िश्ता रात ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा कि वॉच टावर पर एक संतरी तैनात था और उसने उनको देख के रिटालिएट किया, लेकिन वह हमलावर कामयाब हुए उस संतरी को हिट करने में, जिसके बाद वो दाखिल हो सके उस मैस में जो वहाँ पर था जहाँ पर रिक्रूट्स रह रहे थे। तो इससे जाहिर होता है कि उस एक संतरी के अलावा वहाँ कोई वॉच टावर पे कोई लोग मौजूद नहीं थे। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो ना होने के बराबर हैं। गारे और मिट्टी की बनी हुई एक हल्की सी वॉल है, कुछ छोटी मोटी खारदार तारे हैं। इसके अलावा कोई ऐसी बाउंड्री वॉल नहीं है जिसके जरिए उसको सेफ किया जा सके। इसी वजह से वो जो 3 हमलावर थे वो दाखिल हुए और उन्होंने एक मैस में मौजूद रिक्रूट्स को ना सिर्फ यरगमाल बनाया। इब्तदाई इत्तला ये है कि उन्होंने दाखिल होते ही बहुत अंधाधुंध फायरिंग की मैच में दाखिल होने के बाद, जिसकी वजह से ये जो 61 के करीब कैजुअल्टीज हैं समी साहब, वो सबसे ज्यादा पुलिस के रिक्रूट्स की हैं। और पुलिस के रिक्रूट्स की कैजुअल्टीज ज्यादा होने की एक दूसरी बड़ी वजह यह थी, रिक्रूट्स वहां मौजूद थे, उनकी तरबियत मुकम्मल थी, लेकिन उनके पास लड़ने के लिए वेपन मौजूद नहीं था। चूंकि जिस जगह पर रिक्रूट्स रहते हैं वहां से मालखाना काफी दूर था। जिस वक्त हमला हुआ तो उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ। जी समी साहब। जी साबिर। अच्छा, ये बताएं शाहिद के जो पिछला अटैक हुआ था उस वक्त भी काफ़ी दावे शावे किए गए थे और कहा गया था सिक्योरिटी को इन्हांस करें, और जो वकला जिसमें शहीद हुए वो एक कमीशन भी वहाँ पे इंक्वायरी कर रहा है। तो क्या उस वाक़े के बाद अमलन कोई ऐसा इकदाम उठाया गया कि इस तरह की इमारतों में कोई किया जाए, इजाफी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए? देखें साबिर साहब, इकदामात करने की कोशिश तो बारहा की गई। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सिविल हॉस्पिटल के वाक़े के बाद बलूचिस्तान की जो 4-5 बड़ी जामियात हैं जो कि क्वेटा में वाक़ हैं, उनमें न सिर्फ मुहर्रम के मौके पर पाकिस्तान आर्मी तैनात थी, बल्कि उसके अलावा इस वक्त भी वहाँ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान तैनात है। लेकिन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, इसके बारे में काफ़ी अरसे से ये थ्रेट मौजूद था कि यहाँ पर हमले का खदशा मौजूद है। उसके बावजूद सिक्योरिटी का ना होना, मतलब मैं सिर्फ वही बात दोबारा कोट करूंगा, सरफराज बुगटी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया कि वॉच टावर पर एक जो है एहलकार तैनात था, हमलावरों ने उस पर हमला किया, उस पर फायरिंग की, उसने रिटेलिएट करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हिट करने में कामयाब हुए। और जैसे ही वो उसकी पहली शहादत थी पुलिस की, उसके बाद वो दाखिल होने में अंदर कामयाब हुए। और जो 3 हमलावर थे उन्होंने इब्तदाई जो हमें इतला मिली है, शाहिदीन का कहना है कि उन्होंने पहुंचते के साथ ही पहले मैसेज में फायरिंग की, फायरिंग करने के बाद उन्होंने पोजीशन संभाली ताकि कि मजीद जो फोर्स आए, क्योंकि तीनों हमलावरों के पास खुद कुछ जैकेट्स मौजूद। पासिंग आउट परेड के बावजूद इनको रोका हुआ था। 2 दिन हो गए पासिंग आउट को। एक सिपाही ने ये बात बताई है, ये क्यों रोका गया इनको? जी देखें, फिलहाल इस चीज का कोई जवाब सामने नहीं आया है। एडिशनल एक डीआईजी आईजी हैं, उनका नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने इनको न सिर्फ बहुत सौ को रोका हुआ था, बल्कि कुछ रिक्रूट्स अपने इलाकों को चले गए थे जिन्हें वापस तलब किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में जब रिक्रूट्स मौजूद थे तो उनके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किए गए? साबिर साहब, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे क्वेटा में कुछ अरसे कबल एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसमें आईजी पुलिस की रिहाइशगाह को हिट किया गया था, जिसके बाद बलूचिस्तान के बजट में खुसूसी तौर पर उनके लिए रकम रखी गई और उनका जो नया घर तामीर हुआ है उसमें जो कंक्रीट की दीवार है उसे बम प्रूफ बनाने की कोशिश की गई। तो प्रायोरिटीज का हमें इस चीज से अंदाजा लगाना चाहिए कि आईजी की रिहाइशगाह को बम प्रूफ बनाने की तो कोशिश की जाती है, लेकिन 500 जवानों की जो जिंदगी है उससे खेला जाता है बाकायदा। ये प्रायोरिटीज का हमें अंदाजा होता है कि एक शख्स को बचाने के लिए बम प्रूफ दीवार बनाई जाती है, लेकिन 500 लोगों को बचाने के लिए न सिर्फ सिक्योरिटी तैनात नहीं की जाती बल्कि कोई दीवार भी वहां मौजूद नहीं है। जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, एक तो मुझे बड़ा अफसोस क्या कहूँ मैं, वो जो दावा किया जाता था कि 2016 दहशतगर्दी और माशी दहशतगर्दी का खात्मा होगा, उस पर सवाल आज मुझे भी है। मैं कुछ नहीं कहूँगा इस पे। जब एक 500 कांस्टेबल जिन्होंने कोयटा के लोगों की मुहाफज थे, उनकी दीवार कच्ची और लाहौर में प्राइम मिनिस्टर के घर में 40 करोड़ से ज़्यादा दीवार जो उसका ज़ाती घर है उस पर लगा दिए जाए,
तो फिर इंसान इसी तरह मूलियों गाजरों की तरह मारे जाते हैं। जब आप इंसान की कदर ना करें। मैं शाहिद साहब से एक सवाल करूंगा, मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे अंदाजा है क्या हुआ होगा। क्या कोयटा में किसी बड़े अफसर की आईजी, सीसीपी, डीआईजी, एसएसपी के घर की दीवार कच्ची है या नहीं? सिर्फ मुझे ये पूछना। और उनके मुहाफिज कितने होते हैं एक टाइम में? भट्टी साहब, जो आईजी का नया घर तामीर हो रहा है उसकी दीवार बम प्रूफ बनाई जा रही है, मैंने पहले बताया। और जो आईजी और पुलिस के स्क्वाड्स होते हैं वो भी हमने देखे, कम से कम 5-5, 8-8 गाड़ियों का उनका स्क्वाड होता है। ना सिर्फ ये, बल्कि बलूचिस्तान में एक और दिलचस्प बात आपको बताना चाहूँगा, कुछ अरसे से बलूचिस्तान के जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान की मिसाल देना चाहूँगा, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करते हैं जिन्हें दफ्तर में बैठ के ऑफिस वर्क करना है, और वो एक बिल्कुल रेड जोन के एरिया में बैठकर काम करते हैं। बजाय इसके कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी जो हुकूमती है वो किसी पंजगूर में काम करने वाले या आवारान में काम करने वाले डीपीओ को दी जाती, या जोब में जो कि मीरानशाह और वाना के साथ जिसका बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर टच करता है, वहां पर बुलेट प्रूफ गाड़ी किसी डीपीओ को दी जाती कि वहां के लोगों को सर्व करता। यहाँ ब्यूरोक्रेसी के लोग जो है अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। माजी में हमने देखा है सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करते रहे। अच्छा शाहिद, जो मैंने आपकी बात सुनी है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ये जो रिक्रूट्स थे इनको वापस बुलाया गया, वेपन्स इनसे ले लिए गए, ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हो गई थी और बगैर किसी मकसद के इनको रखा हुआ था, सिक्योरिटी वहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों को इस बात की उम्मीद थी या वो इस प्लानिंग का हिस्सा थे जो अरबाब इख्तियार में कि ये वाक़या हो। क्योंकि जो फॉल आउट है, जैसे मैंने पहले अपने इब्तदाइये में कहा, मैं टेलीविजन चैनल्स पे ये बातें सुनता रहा जिसमें ज़रबे अज़्ब की कामयाबी के बारे में सवाल किया जा रहा था। बड़े मारूफ एंकर्स, मैं नाम नहीं लेता उनका, वो ये कह रहे थे कि हमें तो ये बता दिया गया था कि हमने कमर तोड़ दी है, तो ये सवालों के जवाब दें, ये कमर कैसे टूटी। ये परसेप्शन वहाँ पर है या कुछ इन अंदाज पे, इन लाइन्स पे भी कोई तहकीकात करने के लिए वहाँ पर तैयार है कि ये जो सब कुछ है इसमें अगर अंदर का हाथ है तो वो किस हद तक हो सकता है? और इस सारी सूरत हाल में जो इमरान खान साहब ने भी कहा कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह का वाकया हो जाता है। समी साहब देखें, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि इन तमाम इंसानी जानों के साथ खेला गया है या कोई साजिश की गई है या इस साजिश में कोई शरीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इन रिक्रूट्स को जिन भी लोगों ने यहाँ तलब किया था उनके क्या वजूहात थी, इनको सामने आना चाहिए। और इसमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि बलूचिस्तान भर के 500 एहलकारों को बुला के यहाँ ठहराया गया था। दूसरी बात यह, अगर उनको ठहराया गया था तो फिर उनके पास वेपन्स मौजूद होने चाहिए थे, सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि सिक्योरिटी के खदशात के लिए पहले ही अलर्ट्स काफ़ी मरतबा ट्रेनिंग सेंटर के लिए जारी होते रहे। इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इस जगह पे जो लोग मौजूद थे इसकी इंक्वायरी को अगर बाकी वाक़यात की इंक्वायरी की तरह सरखाने की नज़र करना है, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में चलाना है, तो फिर बलूचिस्तान में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। सानिया 8 अगस्त, कल जिस वक्त रात को ये वाकया हुआ उस दिन दोपहर में उसका फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। फुल कोर्ट रेफरेंस सानिया 8 अगस्त के जो शोहदा हैं उनके लिए किया गया था, और उसी दिन एक और जख्म कोयटा की और खासकर बलूचिस्तान की आवाम को दिया गया। जी भट्टी साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सभी साहब, गुजारिश है, नंबर एक तो जब कोई मुलाजम ट्रेनिंग करते हैं उनको सलाह नहीं दिया जाता। असल बात है कि वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं तैनात की गई, ट्रेन लोगों को क्यों तैनात नहीं किया गया। दूसरी बात, सिर्फ एक बात है, जैसे चंद सियासतदान इस मुल्क को लूट रहे हैं, इसी तरह ब्यूरोक्रेट इस मुल्क को लूटने में माहिर है। सारे वसाइल, तकरीबन 90% वसाइल ग्रेड 18 से लेके 21 तक के ऊपर खर्च कर दिए जाते हैं और मुलाजमीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। मैंने आपको यही गुजारिश की थी कि लाहौर में भी प्राइम मिनिस्टर के घर की दीवार, जिसके बाद 1-1.5-2 किलोमीटर अंदर जाके उनका घर है, उस पे जी सर 20, 21 और 22 ग्रेड। अच्छा सर, मैंने समझा था 18 भी होता है, मुझे नहीं पता, सॉरी। नहीं, 18 वालों को कुछ भी नहीं होता। में 18 वाला भी बहुत फायदे में। भाई आपको नहीं ना पता, फिर डीपीओ पता करे ना किसमें है, डीसीओ किसमें है, थोड़ा सा आज वर्क करे, फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा। 90% जो डीसीओ लगे हुए हैं वो कौन से ग्रेड में है। गुजारिश ये है, जब तक वसाइल की तकसीम और इंसाफ की फरामानी इकट्ठी नहीं होगी, इस मुल्क में आम शहरी मरते रहेंगे और हाँ ये बड़े बड़े सियासतदान मुज़ामती बयान देंगे, जाके फोटो सेशन कराएंगे और फिर उधर जाके अपना सियासत चमकाएंगे। शायद भाई, अच्छा मैं ना एक साबिर, मैं एक आपका शॉर्ट सुनवाना चाहता हूं जो आपने इसी प्रोग्राम में 11 अक्टूबर को जो प्रोग्राम था रिपोर्टर, उसमें
इस वक्त ये सारी धरने की बात हो रही थी, तो कि क्या कुछ हो सकता है, ज़रा वो शॉर्ट सुन लें, फिर शायद हिंद की इस पर भी इससे बात करते हैं। भारत में जो आपने कहा कि ये कशीदगी छोटे छोटे वाक़यात हो रहे, नहीं, ये बाय डिज़ाइन है। ये 29 नवंबर तक ये चीज़ इसी तरह रखेंगे और 30 अक्टूबर जो आ रहा है धरना इमरान खान साहब का, उस तक ये इसी तरह रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत जो है वो कशीदगी में यकदम इजाफा कर देगा। जी साबिर, आप कुछ कह रहे थे। मैंने कहा ये जो हो रहे हैं ना पाकिस्तान में धमाके इस नौइयत के और उसकी टाइमिंग्स, इसमें कोई कुछ भी कहे, लेकिन इसका पाकिस्तान की दाखिली सियासत से समी साहब ताल्लुक़ ज़रूर जुड़ता है। उसकी वजह है कि जब भी यहाँ पे कोई अपोजिशन की तरफ से धरना या कोई जलसा बड़ा या कोई तहरीक अनाउंस होती है तो साथ ही कोई ना कोई बड़ा वाक़या हो जाता है। ये इंडिया और रॉ और NDS ये क्यों आते हैं, टाइमिंग्स देखें उनकी। पहले भी जब हुआ था तो कोयटा में वकला को शहीद किया गया, और वकला को जिस तरीके से शहीद किया गया वो भी वो वकला थे जो पाकिस्तान का नाम लेते थे। आज ये वाक़या हुआ है, ये वो ट्रेनर्स ट्रेनिंग के लिए आए थे पूरे सूबे से जो सिविल हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कहना चाहिए कि शिद्दत पसंदों को चैलेंज करने के लिए अपने इलाकों से उठ के आए कि पुलिस में भर्ती हो रहे हैं और वो जाके अपने अपने इलाकों में जाके तैनात होना था उन्होंने। आज वो वाक़या हो गया क्योंकि आगे धरना आ रहा था। उससे पहले जब डॉक्टर कादरी साहब ने अनाउंस किया तो तब मर्दान और पेशावर का हो गया, फिर उड़ी हो गया, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे यकदम एक कशीदगी हो गई। अब फिर 30 नवंबर जो आ रहा है 2 नवंबर, उससे पहले ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी वही काम हो रहा है, वर्किंग बाउंड्री पे भी वही काम हो रहा है, और साथ आज कल रात जो ये हादसा हुआ दहशतगर्दी का वाक़या, और उसमें हाँ एक बात भूल गया, APS हुआ था। तो ये बेल आउट करने के लिए क्यों आते हैं रॉ और NDS, उसकी क्या दिलचस्पी है पाकिस्तान की दाखिली सियासत से, वो क्यों ये सारे बेल आउट पैकेज बार बार देने के लिए आ रहे हैं, ये समझना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए। इस पे भट्टी साहब से भी पूछें, आप भी मुझे, अगर आपके पास कोई है बड़ी तो इंपॉर्टेंट, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका, और हम प्रोग्राम जारी रखेंगे। और जो करना चाहूंगा जाने से पहले, जी शाहिद जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है समी साहब, यहाँ पे मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। वो ये है कि बलूचिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, हम अपनी जो लोकल फोर्सेज हैं उनको इनकरेज नहीं करते। हमेशा इससे पहले हमने कोयटा एयरपोर्ट के अटैक पर देखा, गुज़िश्ता रात देखा, ATF के जो जवान थे, पुलिस के जो जवान थे, वो अपनी जान हथेली पर रख कर खेलते हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन सूरत हाल उस वक्त होती है जब जो CSS के ऑफिसर्स होते हैं, जो पुलिस सर्विस के बलूचिस्तान आते हैं, आप भट्टी साहब से भी पूछ सकते हैं, बहुत से अफसरान बलूचिस्तान में अपनी पोस्टिंग को सजा समझ कर आते हैं, वो वक्त गुजारते हैं, उससे उन्हें किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती, वो अपना टेन्योर पूरा करके किसी तरीके से बलूचिस्तान से वापस जाना चाहते हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट करना चाहूँगा, जिस एरिया में ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है, उसका जो गिरदो नवा है वो अफगान महाजरीन का एक पूरा गढ़ है, और यहाँ पर जब भी अफगान महाजरीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए बात होती है, कुछ अर्से कब एक क्रैकडाउन किया गया था, तो वो जो तख्ते लाहौर के बादशाह हैं, उनके यहाँ अहम इत्यादी मौजूद हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानी। महमूद खान अचकजई साहब का जी वोट बैंक है, वो महमूद खान अचकजई साहब का वोट बैंक है शाहिद साहब। वो कैसे उन अफगान महाजरीन को वहां से उठने दें, वो NDS के लिए काम करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं। तो फिर साबिर साहब फिर माजरत के साथ जो दहशतगर्दी चल रही है उसको आप खत्म करने के जो दावे करते रहते हैं, हम बैठ के कहते रहते हैं अल्लाह करे ये दहशतगर्दी खत्म हो, तो फिर उसको दीवाने का ख्वाब ही समझे। बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद आपका, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज मैं सुन रहा था एक आला अफसर को, वो ये कह रहे थे कि जो दहशतगर्द थे, जब हमने उनकी कॉलों को ट्रेस किया तो वो सारी जो हदायत ले रहे थे वो अफगानिस्तान से ले रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जितना इंडिया का इन्फ्लुएंस है और वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जो हमारा मुकदमा है वो यही है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अभी तक ना तो अफगान सफ़ीर को बुलाया, ना उसको तलब करके कुछ कहा, ना इंडिया के बारे में कोई बात कही। अगर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट आया तो वो इमरान खान के खिलाफ ट्वीट आया, और बिल्कुल राइटली इसको पॉइंट आउट किया इमरान खान साहब ने भी
नाज़रीन यहाँ पर हम एक वक्फा लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं और इस पर जब वक्फे से वापस आते हैं तो इमरान खान ने नवाज शरीफ को एक सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है, क्यों करार दिया है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक तो कौम जो सानिया हुआ कोयटा में इस पर परेशान थी, सारे जो दिल थे गम से भरे हुए थे, लेकिन फिर बहुत सारे इसी असना में जैसे मैंने पहले कहा हुकूमती दानिश्वर मैदान में आ गए और उन्होंने पाक फ़ौज पर सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद करना शुरू कर दी, नाम लिए बगैर एक तरह के फ़िक्रे कसने शुरू कर दिए। ये मैंने ख़ुद सुना, अपने कानों से सुना कि वो जो कहते थे कि हमने कमर तोड़ दी है दहशतगर्दी की, वो जवाब दें, कहाँ हैं वो। और अभी थोड़ी देर पहले तो एक हुकूमती दानिश्वर ये कह रहे थे, ऐसे एंकर्स को चाहिए कि वो अपनी कमर भी देख लें। लेकिन अभी वो एक बड़े चैनल के एक बड़े एंकर जो हैं वो कोयटा गए हुए थे और वो कह रहे थे कि कमांडर को उल्टा लटका देना चाहिए। और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे प्लेट में पेश करके तो दहशतगर्दी के लिए इसमें पेश किया गया ये सारे का सारा, जिस तरह सिक्योरिटी के इंतजाम थे। तो यही तो इमरान खान कह रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी आप देखें, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं दी गई और उसके बाद ये हमला हो गया। और उस वक्त हमला हुआ जिस वक्त इमरान खान साहब का धरना था। जब आप जानबूझकर सिक्योरिटी नहीं देते किसी जगह को और आपको ये पता है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इसका क्या मतलब है? आप रिक्रूट्स को 2 दिनों से आपने बिठा के रखा हुआ है जो पास आउट हो चुके हैं, इसका क्या मतलब है? तो साबिर, ये जो इमरान खान ने जो बात कही है मैं आपको वो सुनवा दूं, फिर इस पर कुछ कमेंट करें। अगर वो खान साहब की गुफ्तगू सुनवा दें जो की आज। मेरा ये कंटेंशन है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, नवाज शरीफ एक सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं पाकिस्तान के लिए। मैं ये वसूख से कहता हूँ सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। इसलिए बन गए हैं कि उनकी और उनकी गवर्नमेंट को सिर्फ एक काम है, पनामा में नवाज शरीफ की करप्शन को बचाना। एक तो ये, और दूसरा साबिर इस पर जरूर आप बात करें कि देखें, अगर नून लीग की गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान अंडर थ्रेट है, वहां पर जानबूझकर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही और जब ये वाकया हो जाता है तो वो सारे दानिश्वर वो आके ये कहते हैं कि जी ज़रब अज़ब की कामयाबियां, हमें तो कहा गया था कि कमर तोड़ दी गई है। और आज आर्मी चीफ ने ये कहा कि बड़े नुकसान से बच गए। तो अभी थोड़ी देर पहले वो एक हुकूमती दानिश्वर है, मैं अब क्या उनका वो कहूँ, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये हमें बता दिया जाता है कि बड़े नुकसान से बच गए, भाई इससे बड़ा नुकसान क्या होना। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत एक मंसूबे के तहत जानबूझकर सिक्योरिटी कम रख रही है उन जगहों पे, बाज उन जगहों पे जो कि हाईली टारगेट हो सकते हैं। वाकया हो जाता है तो फिर उस पर तनकीद ज़रब अज़ब। मेरा ख्याल है कि ये बात तो दिलों के हालात तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। ये कहना कि वो जानबूझ के कर रही है, लेकिन एक बात, एक संतरी, अच्छा मुझे बता दें, जानबूझ के नहीं है, ये कह रहे हैं सनाउल्लाह ज़हरी साहब कि हम देंगे। वो IGFC का मैंने आपको शॉर्ट सुनवाया, वो कह रहे हैं दीवारें बनवा दें। लेकिन हुकूमत की तरजीहात बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी, आवाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये हुकूमत की तरजीहात नहीं है। हुकूमत की तरजीहात क्या हैं? हुकूमत की तरजीहात हैं कि पनामा पेपर से इशू कैसे हटाया जाए। पनामा पेपर्स वो जो मसला बना हुआ है, वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो मॉडल टाउन का एहतसाब चाहते हैं, किसास चाहते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, उनको कैसे मिलान किया जाए। उसके बाद हुक्मरान क्या चाहते हैं? हुक्मरान ये चाहते हैं कि जनाब आर्मी जो बहुत ज़्यादा स्पेस ले चुकी है उसको कैसे गंदा किया जाए। आप इक़्तिदार के ईमानों से जब स्टोरीज़ आएंगी, स्टोरीज़ फीड की जाएंगी, सिक्योरिटीज़ को भी ब्रीच किया जाएगा, उसके बाद फिर पीछे क्या रह जाता है? हुकूमत की तरजीहात तो बिल्कुल नहीं है कि वो इस सिक्योरिटी के मामले पे आएँ। हाँ, पनामा पे उनसे जितना मर्जी बुलवा लें। पनामा पे आज आपको याद होगा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई पनामा पे हुक्मरान जमात की तरफ से। मैं अभी सुनवा देता हूँ आपको। पनामा पे इन्होंने, देखें ये इस वक्त उसकी, मैं भट्टी साहब की तरफ जाना डेली 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी हुई हैं, आज भी मीडिया पे बातें चली हैं, लेकिन आज जो मुस्लिम लीग नून ने नहीं की, आज दिन पीपल्स पार्टी का था। भट्टी साहब, खुर्शीद शाह साहब ने आज जो गुफ्तगू की मैं आपको वो सुनवाता हूँ। और ये यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान जो है वो फौज का बच्चा जमूरा है। और मैं पहले आपको वो जो एक गुफ्तगू है उनके खुर्शीद शाह साहब की वो सुनवा दूँ। समझते थे कोई आशा पाशा ने यकीन दिलाया। आयशा या पाशा,
तो यकीन दिलाया, अब पता नहीं किसने उसको यकीन दिलाया, लेकिन जो आप कहता है कि उठेगी, अब इससे यकीन के साथ है तो उठेगी फिर। भट्टी साहब, ये खुर्शीशा साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो तलाल चौधरी ने तो तीसरी कुव्वत का नाम लिया था, पीपल्स पार्टी तो फ्रंट फुट पे आ गई है और आके ये कह रही है कि जो इमरान खान की तहरीक है पनामा पेपर्स पे, इसके पीछे पीछे फौज है, जनरल पाशा का नाम ले रहे हैं। इवन जो बिलावल भुट्टो साहब का ने भी आज एक ट्वीट किया जिसमें बिल्कुल उनका खुला इशारा था इसकी तरफ कि ये इसके पीछे सब फौज है। तो ये फिर कहाँ जा रही है? वो तो सारे के सारे अब जूं वक्त आ रहा है नजदीक तो खुलकर सामने आ गए। फौज एक मुकम्मल तौर पर इस वक्त एक तनकीद का निशाना बनी हुई है पनामा पेपर्स के हवाले से जो इमरान खान की तहरीक है। समी साहब, गुजारिश है, मैं तो एक अरसा दराज से कह रहा हूँ, कभी वो भी क्लिप्स निकालें कि आसफ अली जरदारी साहब मोहतरम, नवाज शरीफ साहब और अल्ताफ साहब एक है, खुर्शीद शाह साहब मुस्लिम लीग नून विंग के ही बंदे हैं। आप उसको अपोजिशन लीडर अब कागजों में है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं नहीं बोलता। अभी साबर शाकर साहब ने बड़ी डिटेल माजी और हाल को खरीदा कि कौन कौन से वाकयात का कब होने लगे और उन वाकयात का बेनिफिशरी कौन है। मुझे भी पता है कि पाक फौज को टारगेट किया जा रहा है जो हर वक्त शहादत के जज्बे से रहते हैं, जिनके घर में जनाजे आ रहे हैं, लेकिन हम रोजाना टीवी पे बोलते हैं तो उस अदारे को नजर नहीं आता। मैं माफी चाहता हूं, मेरे भी बच्चे हैं, क्या मुझे ये मुस्लिम लीग नून वाले मार दे? जिस अदारे के खिलाफ साजिश हो रही है वो क्यों सोया हुआ है? क्या उसकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है? क्या हमारी ये जिम्मेदारियां कि रोजाना पिन पॉइंट पड़े? कितनी डिटेल से साबर साहब ने बताया कब कब वाकया हुआ। जब कोई पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ वो आवाज उठाता है वो इंडिया बीच में आ जाता है, कोई ब्लास्ट कराता है, LOC पे फायरिंग करवा देता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर देता है। किसका दोस्त था वो इंडिया? क्या मेरे लिए वो सब कुछ कर रहा है? क्या मुझे फायदा देना चाह रहा है? क्या मैं उसको फेवरेट कंट्री करार देना चाह रहा हूं? क्या मैं उसको अपनी बच्चों की शादी पे मैं बुला रहा हूं उसको? तो आपके अदारे क्यों खामोश है? ठीक है, हम आराम से, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हमारा आसान हदफ है, वो हमें कुछ कहते नहीं है, मैक्सिमम नौकरियां निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ये तो भट्टी साहब आपकी बात ठीक है, ये बात ठीक है, उन इदारों को भी करना चाहिए, वो भी करेंगे। और आपने आप पॉइंट दोनों किया, साबर शाकर साहब और ये बताएं कि डॉन में न्यूज छपी, समी इब्राहिम साहब, मैं और आप इतने अरसे से चंद साफी बोल रहे हैं, 90% मीडिया उनकी जेब में है। उस अदारे ने क्या किया जिसके खिलाफ वो साजिश कर रहे हैं? मुझे दोनों से ये अब आज सवाल करते हैं, मैं बड़ी देर से खामोश था। उस इदारे ने, उस अदारा क्यों खामोश है? क्या उस इदारे ने अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक उस इदारे ने कुछ नहीं किया। वो जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2-3 आइटम्स पे सब्सिडी खत्म नहीं ना करती उस वक्त तक पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं बात, लेकिन मैं आपको एक आज बता देता हूं। आज जो रोजनामा जंग है उन्होंने एक खबर छापी है फ्रंट पेज पे 2 कॉलम, जिस उन्होंने बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो पेश कर दिया। और मेरे पास ये इत्तलात हैं कि ये जनाब मीर शकीलुर रहमान साहब की हदायत पर यह खसूसी तौर पर खबर छपी है। हमें भी पता है कि वहाँ पे खबर कहीं और से लिखी जाती है और किसी रिपोर्टर का नाम उसके ऊपर लगा दिया जाता है। रिपोर्टर को भी नहीं पता होता, सुबह वो खुद ही पढ़ता है, आके देखता है, और फिर बहुत सारे पिगमीज जो हैं बड़े बड़े जर्नलिस्ट बन जाते हैं। इसकी वजह से समझा ये जाता है कि शायद ये उनकी इन्वेस्टिगेशन है। खबर का कुछ हिस्सा पढ़ दूँ आपको, जिसमें उन्होंने जो बात लिखी है उस खबर में ये कहते हैं कि मीडिया के एक हलके की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है, यानी ये हमारी तरफ इशारा है या कुछ और लोग होंगे कि ये हम मुहिम चला रहे हैं। आपको इतनी अहमियत नहीं देते? नहीं चले, कुछ और लोग होंगे, हम तो गैर अहम लोग हैं। लेकिन इसी में भट्टी साहब ये कहा जा रहा है कि और कई बार ऐसे बयानात जारी किए गए जिनसे ये तासुर दिया जा रहा है कि खबर के मंदरजात कौमी सलामती के लिए खतरा थे। ये कहाँ आई ये चीज़ कि कौमी सलामती के लिए ये मंदरजात जो थे ये खतरनाक थे? मैं कहूँगा प्रोड्यूसर साहब को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो प्रेस रिलीज था उसका आखिरी पैरा दिखा दें। बिल्कुल खुल के आज जंग अखबार ये कह रहा है कि जो बयानात दिलवाए जा रहे हैं, बयानात दिए जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच थी, ये बिल्कुल फजूल हैं। कोई कौमी सलामती को इससे खतरा नहीं था। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के मंदरजात को जंग अखबार ने रिजेक्ट कर दिया। ये बिल्कुल आपके सामने फ्रंट पेज पे लाल हाशिए में स्टोरी है। सबको पता है कि ये अखबार किसका तर्जुमान है, नवाज शरीफ साहब के नजदीकी अखबार। मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा जी समी साहब, मैं समझता हूं जंग अखबार ने जो लिखा है ना
उनमें से दोनों में से एक हकीकत है। जो कह रहे हैं उस दिन सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, हम लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज को निशाना बना गया, हम गद्दार है, तो यहाँ वो गद्दार है जो पाकिस्तान की फौज को निशाना बना वो इस खबर में ये भी कहते हैं भट्टी साहब, वो इस खबर में इसी हम उनके पेरोल पे है, इसलिए कि वो हमारे मुहाफिज है। लेकिन मैं साबर से एक सवाल करूंगा, खसूसन मुझे पहले अगर ये खत्म कर लेने दे पूरी खबर भट्टी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। साबर से सिर्फ एक सवाल कि अगर मुहाफिज के सामने उसके घर को आग लग रही है और मुहाफिज कोई कार्रवाई नहीं करता तो क्या वो बरीउल जिम्मा होगा? सिर्फ मुझे इतना जवाब ले दें प्लीज। मुहाफिज मेरा ख्याल है वो आइन कानून और ज़ाब्ते को लेके फैसला करेगा। बहरहाल आप थोड़ा सा और सोच लें, मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद मैं इस खबर के अग से पढ़ूंगा। बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिया है और ये जवाब है उन्हीं इदारों के लिए जिनके बारे में सवाल कर रहे हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब। और हम तो खैर वैसे ही गद्दार करार दे दिए गए हैं और हम वो लोग हैं जो सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गुफ्तगू जारी रखेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र कर रहे हैं हम जंग अखबार का, जिसमें खबर छकी है फ्रंट पेज पे, जवाब दिया है जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो कम्युनिके आया था उसका। मैं उस हिस्से पढ़ के आपको सुनाए हैं, अगला हिस्सा उसका पढ़ के सुनाता हूँ। साबर आपसे इस पर मैं बात करूँगा बाद में। वो ये कहते हैं कि जो इस खबर में चीज़ें पेश की गई हैं वो तो अखबारात के आर्टिकल्स और टॉक शो में अक्सर उसमें मुबासा उसमें किया जाता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी। और फिर एंड पे जाके वो ये कहते हैं कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। और जो सहाफ़ी जो इस हवाले से बात कर रहे हैं वो एक्चुअली जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। तो ये है जवाब जो दिया उस अखबार ने जिसके बारे में पूरी कौम ने देखा कि नवाज शरीफ साहब चौधरी निसार के कान में कह रहे थे जंग जंग जियो 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 जियो। तो आज उन्होंने कोर कमांडर्स को ये खरा खरा जवाब दे दिया है कि भाईजान ये जो बयानात आप दे रहे हैं ये बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुझे बताएं क्या है। ना सिर्फ ये प्रिंट मीडिया मीर शकीलुर रहमान साहब ये फरमा रहे हैं, बल्कि इनका जो टीवी चैनल है वहाँ पे जो वज़ीर आज़म हाउस के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं, वो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं रोज़ाना। वो 3-4 प्रोग्राम मैंने पिछले देखे हैं, वो दिन रात एक किए हुए हैं किसी भी तरीके से। वो भी यही कह रहे हैं, यही नैरेटिव। और इस ग्रुप के अक्सर जर्नलिस्ट हमसे ये कहते हैं भट्टी साहब, मैं जब इनसे बात करता हूं तो वो पता क्या कहते हैं, यार ये जो खबर है इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है, हम सबको पता है ये हो रहा है। बिल्कुल इसको वो ओन करते हैं। और दूसरा एक बात, मीर शकीलुर रहमान साहब, आपने कहा कि मीर शकीलुर रहमान साहब अदालतों के मफरूर हैं, ठीक है, मुकदमात चल रहे हैं उनकी अदालतों में, जायदाद की कुर्की का, मैं बताता हूँ, जायदाद की कुर्की का ऑर्डर हो चुका है। सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, वो यहाँ फिर रहे हैं आज़ादाना, घूम रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप अंदाजा कर लें कि कौन किससे मिला हुआ है। तो उन्होंने अब ये तो बिल्कुल रिटर्न के तौर पे कुछ ना कुछ तो देना है ना उन्होंने। भट्टी साहब ये तो बिल्कुल बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अभी मैं ब्रेक में था तो वो मुनीर अहमद खान साहब का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि आप खुर्शीद शाह साहब के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको याद करा दूं कि परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे वो मौलाना फजलुर रहमान थे। तो ये चीजें सारी मैनेज होती हैं। तो ये बिल्कुल वो इनसे रिलेट कर रहे थे कि आज क्या ये सूरत हाल है। इस जवाब के बाद मुझे अब बताएं, आपको कोई उम्मीद है कि तहकीकात होंगी? लेकिन एक बात तो थी, आज वज़ीर आज़म कोयटा में गए तो परवेज रशीद साहब उनके साथ नजर नहीं आए, वैसे हमेशा पहले साथ ही होते थे उनके। नहीं समी साहब, ये तो आप लोग अपना दिल जलाते हैं। मैंने गुजारिश की है, साबर साहब, आप, मैं, अरशद शरीफ और 4-5 और लोग हैं जो मेरा ख्याल मुल्क दुश्मन है, जो कह रहे हैं ये खबर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ थी। मैं तो इसको तो हुकूमत को चाहिए हमें रेस्ट कर ले। बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई, बिल्ली खूनखार तरीके से नोचती जा रही है, लेकिन बिल्ली को रोकने वाला है ही कोई नहीं। सब इतने बेबस, लाचार, मसलतों के शिकार, मजबूरियों के शिकार, कमिटमेंट के शिकार, मजबूरियों को मरती है तो मरे, उनकी प्रॉब्लम है ही नहीं। देखे ना, पूरी आपकी हुकूमत पनामा लीग को बचाने के लिए है। अच्छा, तो आज एक बात बड़ी, क्योंकि टाइम कम है, मैं आपको सारे दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन, भट्टी साहब टाइम कम है, आप ही से पूछता हूं। सोच रखने वाले इकट्ठे थे हैं। समी साहब, आप खुदा का वास्ता क्यों नहीं समझ रहे? 20 दिन हो गए उस वाकया को, एक उसमें पेशरफ्त हुई हो तो मुझे बता दे। अच्छा, एक तो उसमें पेशरफ्त नहीं हुई, दूसरा भट्टी साहब आप इस पे कमेंट करते हैं कि अब तो IMF की सरबराह ने भी ये कह दिया कि पनामा लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए, इसहाक डार साहब के साथ बैठे हुए, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, तो पनामा लीग से जान तो नहीं छूटने वाली।
2 तारीख को जो इमरान खान साहब करने वाले हैं उसकी तारीख तो आज IMF ने भी कर दी। दहशतगर्दी पे काबू पाले कि जब तक माशी दहशतगर्दों को आपने हुक्मरान बनाए रखा, पाकिस्तान एक कदम आगे नहीं जाएगा, पीछे ही पीछे आएगा। लेकिन हम सब बोल के कितना दिल जलाए, किसको सुना रहे हैं? उन हुक्मरानों को जो चौथी दफा है। खुद बेनजीर ने कहा था कि नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क है, मैं पढ़ रहा था आज किसी अखबार में। गुजारिश ये है समी साहब, हम रोजाना बोलते हैं, मुझे बताएं किससे उम्मीद रख रहे हैं आप? हुकूमत तो जी साहब जवाब है आपके पास, सारे अदारे उसकी जेब में। भट्टी साहब ना वैलिड सवाल है, जवाब दे दें, 1 मिनट है बस। बस वही बात है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, धनिया और सत्तू पे सब्सिडी ख़त्म कर दें। कोई किसी अच्छे से बंदे को कहें वो सारा मार्केट से गायब कर दे, उसके बाद ही कोई हल निकलेगा। लेकिन ये जो इस वक्त सिनेरियो है, जो 2 तारीख की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये जिस तरह आज कोयटा में हुआ, जिस तरह ये सर कुछ भी नहीं होगा। जो चीजें बीच में होने की डिस्ट्रैक्शंस जो आ रही हैं, ये तो और ज्यादा नहीं होंगी। सर नेशनल एक्शन प्लान किधर गया? वो किस रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है बताएं ना। कराची से बाहर नहीं निकला वो नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें दहशतगर्दों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी थी, सहूलतकारों के खिलाफ भी करनी थी, जो फाइनेंसर है उनके खिलाफ करनी थी, जो मुआशी दहशतगर्द है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। डॉक्टर आसम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, साबिर शाकिर, और बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टिया आपका। लेकिन आज जो अफसोसनाक बात थी जिसका हमने जिक्र किया, हुकूमती जो हामी मीडिया ग्रुप है उन्होंने बिल्कुल खुलकर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो बात की गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया, और अब जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं कि हुकूमत ने ये जवाब दे दिया, किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं। जो खबर लीक हुई, जो भट्टी साहब ने अब सवाल किया, जो साबिर साहब ने सवाल किया, पूरी कौम के सामने। हमें इजाज़त दीजिए, आज के रिपोर्टर्स में कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।